न सांस है न आस है, और आप अगर दफ्तर के लिए निकलें, मैं अपनी बात कर रहा हूं और घर वाले ये कहें कि हम तो बच जाएंगे ना, हमें तो कोरोना नहीं हो जाएगा ना, इस बार का खतरा हमारे लिए तो नहीं है। आप घर से बाहर निकलें, पड़ोस का कोई आए और ये कहे कि आप तो मीडिया वाले हैं, आप ये बताइए कि हमें हमारी जिंदगी की गारंटी मिलेगी ना। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज अपनी डिबेट की लाइन सिर्फ एक ही रखूं मैं, जिंदगी की गारंटी मिलेगी क्या। हम राजनेताओं को बिठाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या मुझे जिंदगी की गारंटी मिलेगी, क्या वेंटिलेटर मिलेगा अगर जरूरत पड़ी, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा जब भी जरूरत आन पड़ेगी। और हाँ, अब तो लोग ये भी पूछने लगे हैं कि अगर कोई अपना चला गया, शमशान में जगह मिलेगी क्या, कब्रिस्तान में चंद गज की जमीन मिलेगी क्या। क्या नागपुर, क्या अहमदनगर, क्या लखनऊ, क्या बनारस, क्या कश्मीर, क्या कन्याकुमारी, क्या कटक, क्या अटक, हर जगह लगभग एक ही जैसा हाल है। और जब हर दिन 2 लाख प्लस केस होने लगे, और 2 लाख क्या बल्कि 2.25 लाख के आसपास के केसेस होने लगे, तो डर भी लगता है, तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है और फिक्र भी होती है। लेकिन फिक्र का जिक्र हम तो करते हैं, लेकिन जिन्हें वाकई में जिक्र करना चाहिए वो क्या करने में लगे हुए हैं। हम राजनेताओं की भी बात करेंगे, हम रमजान के नाम पर भीड़ जुटाने वालों की भी बात करेंगे, कुंभ के नाम पर भीड़ जुटा करके स्नान करने वालों की भी बात करेंगे, मौत का खेला और मौत के खेला में कितना रैलियों का रेला है, हम इसकी भी बात करेंगे। कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, और क्या आपको ऑक्सीजन मिलेगा, क्या आपको वेंटिलेटर मिलेगा अगर कोई अपना बीमार है या फिर नहीं। बहुत ही कर्कश ये सवाल हैं, शायद कईयों को चुभेंगे शूल सरीखे, लेकिन हम करेंगे। नमस्ते, मैं राशिद। पहली तस्वीर, एक दिन 2 लाख प्लस केस एक बार फिर से आए हैं, 2,16,000 के आसपास केस। कोरोना अटैक है, 3 दिन का टीका उत्सव था। टीका उत्सव क्यों फीका उत्सव कहा जा रहा है, हम ये भी आपको दिखाएंगे। लाल किला बंद है, ताजमहल बंद है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू आज रात से शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन 2 दिन से लागू है। वैक्सीन कम है, कुंभ स्नान अभी भी जारी है। निरंजनी अखाड़ा यह कहता है कि हमारा स्नान खत्म हो गया, हमारा कुंभ खत्म हो गया। 1 मिनट में संक्रमित आप हो जाएंगे अगर किसी भी संक्रमित शख्स के संपर्क में आप आएंगे। और जानते हैं आज का जो कोरोना विस्फोट है महाराष्ट्र के नागपुर में है। आपको नागपुर की तस्वीर दिखाएंगे, आप डर जाएंगे, लेकिन डरी तो दिल्ली भी है, दिल्ली तो मुंबई भी है, दहशत तो यूपी में है। शमशान से लेकर के कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, अटे पड़े हैं। कई कई जगह के तो शमशान जो हैं ढकने की कोशिश की जा रही है। और इन सभी के बीच में कहा यह भी जा रहा है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन कम पड़ गए हैं, पड़े हैं तो क्यों कम पड़े हैं, वेंटिलेटर क्यों कम पड़े हैं, ऑक्सीजन क्यों कम पड़े हैं, आपके शहर के अस्पताल का क्या हाल है, आपके जिले के अस्पताल का क्या हाल है, हम बताएंगे और दिखाएंगे। रैली में कोरोना है लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही समाधान होगा, हमारे और आपके बच्चों को खतरा है। लोग ये कहने लगे हैं हवा में कोरोना है, शहर शहर डर है, खतरनाक ये लहर है। अब बचे हैं तो सिर्फ आंसू, चीख पुकार, दर्द, क्योंकि बेड कम है, अस्पताल कम है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। कुछ इसी तरह का आलम है। तस्वीर नंबर 2, अगर देश में अस्पताल कम पड़ गए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। क्या वाकई में वेंटिलेटर की भी कमी आ गई है, कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है क्या भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है, यह बड़ा सवाल है। बेड कम, मरीज जाएं तो कहां जाएं, वेंटिलेटर नहीं तो सांस कैसे लें। क्या भारत की हवा में कोरोना है, कोरोना का इलाज है भी या फिर नहीं। वैक्सीन, वेंटिलेटर की कमी आखिरकार क्यों है, कौन है इसका जिम्मेदार, वक्त रहते हम चेते क्यों नहीं। पहली बड़ी खबर, भारत में कोरोना के सबसे भयानक हालात हो गए हैं, यह सबकी ब्रेकिंग न्यूज है। एक दिन में कोरोना के 2,17,335 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 1185 से ज्यादा की मौत हुई है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेकाबू हैं और यूपी से लेकर के दिल्ली तक हालांकि अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2, कोरोना के बढ़ते केस को लेकर के एमएचए ने दिया निर्देश। मंत्रालय के लिए एमएचए ने गाइडलाइन जारी कर दी है। अंडर सेक्रेटरी और नीचे स्तर के कर्मचारी घर से काम करें, दफ्तर में 50% कर्मचारी ही आएंगे, इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है एमएचए यानी गृह मंत्रालय की तरफ से। लेकिन दिल्ली का हाल क्या है, दिल्ली पुलिस पर कोरोना कहर टूटा है। दिल्ली पुलिस के 388 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हो गए हैं, सभी संक्रमित पुलिसकर्मी आइसोलेट हो गए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 16,699 नए केस सामने आए हैं। सवाल यही है जिम्मेदार कौन है। एक एक करके अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। महाराष्ट्र से करेंगे शुरुआत। महाराष्ट्र में कोरोना खतरनाक रूप में आ चुका है, बावजूद इसके आपको अहमदनगर के हॉस्पिटल की एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें एम्बुलेंस के अंदर बैठकर, अस्पताल की चेयर पर बैठकर बुजुर्ग कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। बेड की कमी के चलते एक बेड पर 2-2 कोरोना मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं।
ये तस्वीरें वाकई में डराती हैं और इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप सजग रहें, सचेत रहें, सावधान रहें। ये तो बात हो गई अहमदनगर की। अब नागपुर की तस्वीरें देखें आप। नागपुर जहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है, नागपुर का ये जीएमसी हॉस्पिटल है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तस्वीर जो दहशत पैदा करती है। यहां एक बेड पर एक से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। वार्ड में लोगों को इतनी भीड़ है, जिसे कोरोना नहीं है उसे भी कोरोना हो जाए, इतनी ज्यादा भीड़ है। ये तो एक तस्वीर हो गई। अब आपको 10 तस्वीरें एक साथ में दिखाएंगे। लखनऊ की तस्वीर है जहां पर शमशान घाट को ढकने की कोशिश है, जहां पर शमशान घाट में कतार लगी हुई है। लखनऊ की ही एक और तस्वीर है जहां पर किस तरह कवर किया जा रहा है शमशान घाट को, आप देखें। छत्तीसगढ़ कचरे में शव, मुंबई कुर्सी पर इलाज चल रहा है। अहमदाबाद एम्बुलेंस की कतार लगी है। रायपुर में लाशें ही लाशें हैं। एमपी में एक ऑक्सीजन सिलेंडर खींच लिया गया। एक जो कोरोना पेशेंट था, इसे हम हत्या का नाम दे रहे हैं। एमपी के रतलाम चले जाएं, शमशान में 23 शव की कतार लगी है। लखनऊ में शव की कतार है। रांची में चीख है, पुकार है, हाहाकार है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं, आप तो अब चेत जाएं, आप तो अब सावधान हो जाएं। एक काम कर लेते हैं, हम तुरंत ही ग्राउंड जीरो चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता श्वेता के पास में। श्वेता, मुंबई का हाल आज क्या है? पहला सवाल, क्या मुंबई में वेंटिलेटर की कमी पूरी हो रही है अब धीरे धीरे? यह भी मेरा सवाल है। और मुंबई में बेड कम पड़ गए थे, इसे लेकर के राज्य सरकार क्या कर रही है? मुंबई प्रशासन क्या कर रहा है? श्वेता। राशिद, देखिए, मुंबई में पिछले 24 घंटों में 8,217 नए कोरोना संक्रमण के मरीज पाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए कि किस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ फैसिलिटीज कितनी है इस राज्य में, साफ तौर पर नजर आ रहा है। चाहे हम बात करें वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड या रेमडेसिविर की, हर जगह से कमी ही कमी नजर आ रही है। और यहाँ पे गौरतलब सबसे बड़ी बात यह भी नजर आती है राशिद कि ठीक 1 साल हो चुके हैं, लेकिन स्थिति उसी प्रकार से बरकरार है जो हमने पिछले साल देखी थी 2020 में कोविड की पहली लहर में, जहां लोग एक बेड पर 2 पेशेंट 3 पेशेंट लेटे हुए होते थे। आज भी दुखद बात यह है कि 2021 में कोरोना की दूसरी लहर में भी आप नासिक की बात कर लीजिए, नागपुर बात कर लीजिए, अहमदनगर, पुणे, हर अस्पताल से इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है। ये साफ तौर पर दिखाती है कि राज्य सरकार हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितनी बड़ी चूक हुई है। भले ही सियासी उथल पुथल हुई हो, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार को यह ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ पे उनके लोग कोविड से मारे जा रहे हैं। सबसे बुरी तरीके से अफेक्टेड हम कह सकते हैं महाराष्ट्र है। पिछले 24 घंटों में 61,000 से ज्यादा नए। कि अपना कैमरा घुमाएं, क्योंकि पूरा देश मुंबई को देखना चाहता है, मुंबई की सड़क को देखना चाहता है। ब्रेक द चेन मुहिम की शुरुआत की गई है। अभी मुंबई कैसी दिखती है? लोग कितने सतर्क हैं? लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे नहीं? और आसपास का ट्रैफिक दिखाइए, आसपास का इलाका दिखाइए जहां पर भी आप हैं। जी बिल्कुल, मैं मेरे कैमरा पेंसिल से कहूंगी कि यहाँ पर पैन करके तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं ये कुर्ला का इलाका है, यहीं से जो मजदूर हैं ये पलायन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए किस तरीके से अभी भी सड़कों पर आपको लोग नजर आएंगे, लेकिन क्योंकि अब धारा 144 लागू हो चुकी है, यहाँ पे आपको लोगों की भीड़ जरूर कम नजर आने वाली है। लेकिन ये एक प्रमुख इलाका है। जब बात करते हैं हम कुर्ला की, कुर्ला में अक्सर भीड़ देखी जाती है। सर, आप ये बताइए, जिस तरीके से अब सरकार की नाकामी नजर आ रही है, बेड नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, क्या लगता है? आप मास्क पहने, किस तरीके से महाराष्ट्र का हाल देख रहे हैं? महाराष्ट्र का बहुत बुरा तरीका है, अब बुरा ये चल रहा है, अभी मुश्किल है, सब मुश्किल है सब। और आपके आसपास किस तरीके से कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं? दोबारा आपके पास में आएंगे, लेकिन हम एक बार इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। दर्शकों को यह देखना बहुत जरूरी है कि इन सब के बावजूद भी चुनाव में कोरोना की रैली कैसे चल रही है, चुनावी राज्य में केस कितने बढ़ गए हैं, ये आप देखें। जानते हैं आप, बंगाल में 420% केस बढ़े हैं चुनावी राज्य। असम, जहां जम करके रैली हुई, असम में रैली के दौरान 532% केस बढ़े। तमिलनाडु में 169% केस बढ़े। और मौत में इन सभी 5 चुनावी राज्यों में 45% का इजाफा हुआ है। तो ऐसे में डिबेट को कर देते हैं एक बार के लिए ओपन हम। वीरेंद्र बब्बर जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अजय अरोड़ा हैं कांग्रेस के नेता, डॉक्टर सीमा मेरे साथ में हैं, डॉक्टर सीमा एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं आप तीनों ही राजनेताओं से पहला सवाल एक ही करूंगा।
मुझे इस देश में जिंदगी की गारंटी कब मिलेगी? वीरेंद्र बब्बर जी, पहला सवाल आपसे, मुझे जिंदगी की गारंटी कब मिलेगी? मुझे वेंटिलेटर की गारंटी कब मिलेगी? मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की गारंटी कब मिलेगी? मुझे बेड की गारंटी कब मिलेगी? मुझे अस्पताल की गारंटी कब मिलेगी? मुझे टीके की गारंटी कब मिलेगी? आई नीड द गारंटी। वीरेंद्र बब्बर जी। निश्चित रूप से तस्वीर जी, आपकी जो बात है बिल्कुल जायज है और ये केवल आपकी नहीं, प्रत्येक देशवासी को इस समय प्रकार की गारंटी चाहिए, आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। परंतु इसके रूप में आप ये भी मान करके चलिए, जिस प्रकार से ये कोरोना का जो दूसरा फेज जो चल रहा है, आप समझ सकते हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं वास्तविक रूप से आप इसे मानिए, मैं और आप या वो आम आदमी भी स्वयं किसी ना किसी रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ा सकता, पीछे नहीं हट सकता कि कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है। और जिस प्रकार से कोरोना का ये जो दूसरा वायरस, एक मिनट लगेगा ना वीरेंद्र बब्बर जी, मैं इधर उधर जाने ही नहीं दूंगा ना। हाँ, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, ठीक है कि मेरे देश के लोग लापरवाह हो गए, लेकिन सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने इतने दिन में कितने वेंटिलेटर इकट्ठा किए, कितने अस्पताल बढ़ाए? मेरा यह भी सवाल होगा। मेरा सवाल यह भी होगा कि 5 राज्य में चुनाव थे, पुडुचेरी से लेकर के असम तक, पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु और केरल तक चुनाव थे, रैलियां क्यों नहीं रोकी गई? लोगों का जमावड़ा आखिरकार क्यों नहीं रोका गया? जब यह पता था कि कुंभ में लाखों लोग इकट्ठा होने वाले हैं, हरिद्वार के कुंभ को रोका क्यों नहीं गया? मेरा यह सवाल है। देखिए, मैं इसके अंदर एक बात आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि इन बातों का जवाब अगर निकल करके आएगा तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि राजनीति हो रही है। अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर, देश के अंदर जिस प्रकार से कोरोना केस बढ़े हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 राज्यों के अंदर केवल 10 राज्यों में 70% से ज्यादा केस हैं। और जब उन 10 राज्यों को आप देखते हैं, 10 राज्यों के अगर आप कहें तो मैं नाम भी बोल सकता हूं, परंतु क्योंकि ये इतना विषय गंभीर है, इसे राजनीतिक दृष्टि से ना लेते हुए केवल जिम्मेदारी की दृष्टि से अगर आप समझेंगे, महाराष्ट्र को आप देख लीजिए, पंजाब को आप देख लीजिए, तमिलनाडु में आप देख लीजिए, दिल्ली में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, गुजरात, ये नाम नहीं आएंगे क्या? बीजेपी शासित है इसलिए राज्य नहीं आएंगे? इसमें भी पिक एंड चूज चलेगा क्या? मैं गुजरात सहूलियत के हिसाब से राज्य चुने जाएंगे क्या? मैं गुजरात से भी आ रहा हूं, मैं उत्तराखंड से भी आ रहा हूं, परंतु मेरा ये कहना है जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परंतु कुछ अधिकार जो राज्यों के पास होते हैं, जैसे लॉकडाउन लगाने का विशेष अधिकार राज्य के पास है। राज्य अपनी परिस्थिति के अनुसार जब चाहे लॉकडाउन लगा सकते थे। मैं अगर आपके माध्यम से राज्य सरकारों से पूछूं कि उन्होंने इन चीजों को रोकने के लिए क्या किया, उन्होंने क्या क्या सावधानियां बरती, मैं आप यही कहना चाहते हैं ना, आप यही कहना चाहते हैं ना कि राज्य सरकार बिल्कुल पूरी तरह से फेल है? आप यही कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं किया है? डॉक्टर सीमा के पास में चलते हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर सीमा के पास में चलते हैं। डॉक्टर सीमा, आप लोगों ने लापरवाही की, इसी वजह से महाराष्ट्र का यह हाल है। आपने लापरवाही की, यही एक वजह है कि नागपुर में कोरोना विस्फोट हो गया। आपने लापरवाही की तो अहमदनगर का हाल यह है कि ऑटो में बैठ करके ऑक्सीजन दिया जा रहा है। आपने लापरवाही की, इस वजह से मुंबई तबाह हो गई। आप लोगों ने लापरवाही की, इसी वजह से विदर्भ पूरी तरह से परेशान है। आपने लापरवाही की, यही एक वजह है कि महाराष्ट्र के हर एक शहर में लगभग 70% विस्फोट हो गया है कोरोना का। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र बब्बर जी का। जवाब दें। डॉक्टर सीमा, आवाज आ रही है क्या? जी, अब आ रही है आवाज, मुझे बीच में आ नहीं रही थी आवाज। मैं ये चाहता हूं कि महाराष्ट्र के लोगों को जीवन की गारंटी कैसे मिलेगी मैम? देखिए, मुझे ये बहुत ही दुखद है कि आज हम इन चीजों के ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं और इस तरह से ब्लेम गेम कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में हम लोग वॉरफुट लेवल से हर चीज पे लगे हुए हैं, वेदर इट इज टेस्टिंग और ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन, और चीजों की कमी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब वेंटिलेटर प्रोक्योर किए गए थे, जब केंद्र सरकार की तरफ से वेंटिलेटर प्रोक्योर किए गए थे और महाराष्ट्र में भी वेंटिलेटर भेजे गए थे, तो फिर राज्य सरकार ने ये क्यों नहीं कहा कि और भी ज्यादा वेंटिलेटर भेजें? बेड क्यों नहीं बढ़ाए गए? कॉन्स्टेंटली डिमांड उसके लिए करते रहे हैं केंद्र सरकार से, हम हमेशा कॉन्स्टेंटली डिमांड करते रहे हैं। अभी परसों भी माननीय उद्धव ठाकरे जी ने ऑक्सीजन के लिए डिमांड करा है और कमी है चीजों की, हम मानते हैं इस बात को। और उन्होंने अभी आपने देखा ही होगा कि उन्होंने हर चीज की डिमांड करी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए बोला है और एयरफोर्स से बाय एयर, चूंकि आपकी सरकार है, ये सब चीजें करी हैं। मैम, चूंकि आपकी सरकार है, हॉस्पिटल्स है उनमें ऑलमोस्ट मेरी बात समझिए आप, डबल बेड कर दी हमने। मैम मेरी बात समझिए आप, चूंकि आपकी सरकार है लिहाजा आपसे ये सवाल कर रहा हूं मैं। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, समझिएगा आप। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में कोरोना खत्म कब होगा? आप जिम्मेदारी लें आप,
क्योंकि अकाउंटेबल देखिए, आप लोग हैं, खत्म आपकी कब सरकार हो- चल रही है। खत्म कब मैम सुनिए होगा? मेरी बात, एक मैम सुनिए मेरी बात। जी। महाराष्ट्र में जिंदगी को संकट नहीं आएगा, ये डेडलाइन मुझे कब मिलेगी? कोई एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा कि इस तारीख के बाद में जिंदगी को संकट नहीं आएगा? हाथ खड़े होने से काम नहीं चलता ना मैम। मैंने आपकी देखिए, सरकार हमने बनाई हाथ है, बिल्कुल इसलिए भी मैं नहीं खड़े सवाल हैं, करूंगा। हमने हाथ बिल्कुल भी मैंने नहीं आपको खड़े वोट करे दिया हैं। है, इसलिए हम लोग सवाल बिल्कुल- करूंगा। मुझे जीवन की लगे गारंटी हुए- कब मिलेगी मैम? देखिए, गारंटी के लिए ही हम लोग लगे पड़े हुए हैं सब लोग, और गारंटी तो देखिए कब कौन दे मिलेगी सकता है इस बात की। मैम कब और मिलेगी? हम लोग मैम बहुत- वेंटिलेटर कब मिलेगा मुझे? बहुत जल्दी। मैम ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत- कब मिलेगा मेरे अपने को? देखिए- मैम मेरे अपने को बेड कब मिलेगा मैम? नहीं, मैं आप जो कह रहे हैं मैं समझ रही हूँ, ये सबकी समस्या है, और मैम, इसमें बहुत ही आप दुखद है कि समझ आज रही है, लोग बहुत अच्छी बात राजनीति है। कर रहे हैं। डॉक्टर सिन्हा, राजनीति आप कर बहुत रहे हैं, संवेदनशील हम हैं। लोगों- मैम जी। आप संवेदनशील हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कोई राजनेता नहीं हूं मैम। मैम मैं इस जी। हिंदुस्तान का नागरिक हूं। मैंने कहा ना कि जी। मुझे जिंदगी की गारंटी वीरेंद्र बब्बर से नहीं मिली, आपसे मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा ना, वरना मैं मातोश्री तक जाकर के मैं सवाल करूंगा यही, मैं उद्धव जी, ठाकरे से जी। सवाल करूंगा यही, मैं जी, अजीत जी, पवार से सवाल करूंगा यही, मैं महाराष्ट्र के डीजीपी से सवाल करूंगा एक ही, मुझे जीवन की गारंटी कब मिलेगी मैम? आई नीड द गारंटी मैम। मुझे हर एक सांस की गारंटी चाहिए, देखिए, क्योंकि बहुत मैंने जल्दी- सरकार आपकी बनाई है। बहुत जल्दी क्योंकि एक हालात वोटर ने आपकी कंट्रोल सरकार में आ बनाई है, जाएंगे, मैम। जिस तरह से हम लोग लगे हुए हैं, और केंद्र सरकार बहुत जल्द से कब भी आएगा, हमने मैम? हेल्प मांगी है। मैम, वो बहुत जल्द कब आएगा? अन्य राज्य मैम वो बहुत जल्द कब आएगा? देखिए, अब इसकी कोई डेट तो देखिए नहीं, कोई भी नहीं बता सकता मेरे ख्याल से, पूरे वर्ल्ड में कोई भी पेंडेमिक में इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और सेकेंड वेव भी है, थर्ड वेव भी है, लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो इसमें मैम कोरोना को लेकर के मैं भगवान भरोसे रहूं? मैम सीधे ये बोलिए ना। भगवान मैम भरोसे आप मैम बी बिल्कुल मत रहिए, करेजियस मैम। भगवान भरोसे हम मैम मैम बी करेजियस, अंदर से हिम्मत जुटाइए और बोलिए मैम, देश को ये जो कहिए हम आप कि भगवान भरोसे रहें आप सरकार भरोसे नहीं है। देखिए, हम लोग नहीं, भगवान भरोसे रहिए कि वो हम कहें, हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। अभी थोड़े देखिए, विदिन 15 डेज डबल बेड्स कर दिए गए हैं सब जगह, ये 4 जंबो सिस्टम्स, हेल्थ सिस्टम्स आ रहे हैं, बेड्स बढ़ाए गए हैं। आप देखिए, जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, आगे मैं कुछ आईना दिखाऊंगा मैम, आगे मैं कुछ आईना दिखाने वाला हूँ, लेकिन एक बार के लिए पैकेज दिया है वेंडर्स के लिए। हाँ जी मैम, मैं आगे कुछ आईना दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज लेनी बहुत जरूरी है। कोरोना संकट को देखते हुए एम्पावर्ड ग्रुप 2 की बैठक हुई है। एम्पावर्ड ग्रुप 2 की बैठक में कई 3 अहम फैसले लिए गए हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का आयात करने का फैसला किया गया है। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मांग वाले 12 राज्यों की मैपिंग की बात की गई है। पीएसए प्लांट के लिए 100 अस्पतालों की पहचान भी की जाएगी। इस तरह की बातें भी की गई हैं। वीरेंद्र बब्बर जी, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। वीरेंद्र बब्बर जी, इससे पहले कि मैं अजय अरोड़ा जी के पास में जाऊं, वीरेंद्र बब्बर जी, इतनी देर में फैसला क्यों? मेरा पहला सवाल, मेरा अगला सवाल ये है, बंगाल में 420% केस बढ़ गए, असम में 532% केस बढ़ गए, तमिलनाडु में 169% केस का इजाफा, चुनावी राज्यों में 45% मौत में इजाफा हो गया। रैलियां क्यों नहीं रोकी गई? क्यों नहीं रैलियां रोकी गई? देखिए, मैं आपसे रशीद जी आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, पर आप एक बात समझते हैं, जब आप चुनाव की बात करते हैं तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। रैलियां नहीं रोकी गई तो केवल किसी एक पार्टी का काम नहीं था रैली को रोकना। चुनाव आयोग के द्वारा जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये बंगाल के अंदर तो केस बढ़ने अभी शुरू हुए, 2 दिन पहले तक तो बंगाल में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। और अभी आपके सामने आपके चैनल के ऊपर ही दिखा रहे थे किस प्रकार से प्रदेशों ने जो वेंटिलेटर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए उसको खोला तक नहीं, और किस प्रकार से जो आप देख रहे थे। मेरे को एक बात का मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र में ये, जैसे आपने मुझे कहा बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, क्या महाराष्ट्र में जैसे अभी हमारी एनसीपी की प्रवक्ता दीदी कह रही थी कि हमने डिमांड की है, परसों डिमांड की है, तो क्या आपको लगता है कि वो लेट नहीं होंगे? जिस प्रकार से जो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो राज्य सरकार के अधिकार है, अगर केंद्र सरकार उसके अंदर इंटरफेयर करे तो राज्य सरकार को बुरा लगता है। केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, दवा देना, ऑक्सीजन की आपने बात की, अभी ऑक्सीजन आयात करने की बात चल रही है, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की आप बात कर रहे हैं उसका निर्यात सरकार ने बंद कर दिया है। सर, एक काम कर इसके लिए जितनी भी संभावित जिम्मेदारियां सरकार की बनती है, मैं काम कर लेता हूँ। अजय अरोड़ा जी के पास भी मुझे जाना है और डॉक्टर अभिनव मेरा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। डॉक्टर अभिनव, मैं आपके पास आऊंगा तो एक साथ मैं कई सवाल करूंगा, आप बस चंद मिनट का और इंतजार कर लें और राजनेताओं को सुनते रहें। आप राजनेताओं को सुनते रहें और ये सोचते रहें कि कहां पर डॉक्टर खड़े हैं, कहां पर राजनेता खड़े हैं, क्योंकि मैं गारंटी की बात कर रहा हूं और मुझे तो ऐसा लगता है कि गारंटी सिर्फ डॉक्टर से ही मिल सकती है, राजनेताओं से मुझे मिल नहीं रही। चुनावी राज्यों में इन नेताओं ने कितना कोरोना कांड किया है, अब आप ये देखें। कोरोना कांड, नेताओं का कोरोना कांड है ये। असम चुनावी राज्य,
14 दिन में मरीज 537 से 3398 यानी 532% मरीजों का इजाफा असम में। अब आइए पश्चिम बंगाल, खेला होबे खेला शेष, इस तरह की बातें की जाती है ना। पश्चिम बंगाल मार्च में 8000 मरीज थे, आज की तारीख में मिड अप्रैल में 41,000 से ज्यादा हैं, 420% बढ़े हैं। कहां हुआ खेला, किसका खेला शेष है, जवाब दे हर कोई। पुडुचेरी अप्रैल के 14 दिन में मरीज 1400 से बढ़कर 3165% बढ़ गए। तमिलनाडु मरीजों की तादाद 25,000 से बढ़कर के 65,159% बढ़ गए। केरल 14 दिन में मरीज 30,000 से बढ़कर के 61,000 हो गए, 103% का इजाफा हो गया। अजय अरोड़ा, अब क्या होगा, ये चुनावी रैली का खेला, इसने पूरे देश का खेला कर दिया। मैं कहते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती, मैं सिर्फ शब्दों से नहीं कहता, मेरी रिसर्च टीम मेरे पीछे काम कर रही होती है, मैंने सामने रख दिया है। राहुल गांधी ने पुशअप किया था ना, पुशअप किया था ना, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं ना, लेकिन क्यों नहीं अपने आप को रोक पाते आप लोग भी, जहां पर चुनावी रैलियां होती हैं, क्यों नहीं रोक पाते भीड़ जुटाने से, क्यों नहीं रोक पाते हीरोइज्म से। आज इसी पॉलिटिकल हीरोइज्म की वजह से क्या हाल हो गया है। अजय अरोड़ा, अजय अरोड़ा जी सुन पा रहे हैं मुझे? अजय, हाँ, बोले 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 बोले, बिल्कुल आवाज आ रही, बोले। जो जिम्मेदारी है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जरूरी है, सत्ता जरूरी है, इनको दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि भारत की आवाम की रक्षा करना, दूसरा था सत्ता पाना। ये चुनाव स्थगित भी कर सकते थे, और राहुल गांधी ने बार बार कहा है कि इंतजाम नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, और सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। एक साल पहले, राशिद, एक साल पहले कोरोना आया था और 53,620 करोड़ रुपए की मदद मिली, जो पैसे इकट्ठे हुए, वो कहां लगाए। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि केंद्र सरकार ने क्यों योजनाएं नहीं बनाई, इतना लेट क्यों, और अब राज्य सरकारों पे ठीकरा फोड़ने का बनता नहीं है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से वैक्सीन निर्यात की गई, क्यों निर्यात की गई, पहले भारत की पर्याप्त मात्रा में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, और आपने वाहवाही लूटने के लिए सस्ते दामों पे 84 देशों को निर्यात किया। क्या ये जरूरी था निर्यात, राशिद भाई? ये 120 करोड़। चलिए एक और चीज दिखाता हूं। आप चूंकि वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं ना, मैं बात एक ही कर रहा हूं कि वैक्सीन की कमी क्यों हो गई, वेंटिलेटर की कमी क्यों हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी क्यों हो गई। अगर वेंटिलेटर खरीदे गए तो अस्पताल क्यों नहीं पहुंचे। भारत में 2020 में रिकॉर्ड टाइम में 3,96,000 वेंटिलेटर बने। सरकार ने जून 2020 में 50,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया। 2020 में हालात सुधरे, देश में वेंटिलेटर का पूरा जखीरा लग गया। कोरोना की सेकेंड वेव से 2021 में वेंटिलेटर की कमी हुई, पुणे में वेंटिलेटर बेड की कमी हुई, मरीज परेशान। नागपुर के किसी भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर बेड खाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में आईसीयू बेड की कमी हो गई, 80 से 90% बेड फुल। दिल्ली में 1177 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 83 खाली बचे हैं। ये वेंटिलेटर का हाल है। क्या मेरी जिंदगी वेंटिलेटर पर है? क्या आपकी जिंदगी वेंटिलेटर पर है? अब देखें पहले का हाल क्या था और अभी क्या हो गया है। पहले क्या था ना, एक जमाने में भारत में लगभग 3360 वेंटिलेटर एक साल में बनते थे, लेकिन अब 3,96,000 वेंटिलेटर 2020 में बने हैं। लेकिन इनके साथ ही ट्रेंड स्टाफ की कमी है, टेक्निकल स्टाफ की कमी है, कई अस्पताल में पैकिंग नहीं खुली है, कई राज्यों में वेंटिलेटर खराब पहुंचे हैं। अब सवाल यह बनता है, वेंटिलेटर खरीदे तो कम क्यों पड़े। अब केंद्र ने 20 से 30 करोड़ रुपए लगाए, 290 वेंटिलेटर पंजाब को दिए, लेकिन क्या हुआ, पंजाब में पैकिंग खुली ही नहीं। ये हो गया। अजय अरोड़ा जी, आपको आगे जवाब देना होगा। मार्च 2021 तक वेंटिलेटर की पैकिंग खोली नहीं गई पंजाब में। मेडिकल सेंटर में वेंटिलेटर चलाने वाले ट्रेन टेक्नीशियन की कमी थी, रखे नहीं गए। कई वेंटिलेटर खरीद के बावजूद मैन्युफैक्चरर के पास पड़े हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में खामियों की शिकायत है। छत्तीसगढ़ में 69 में से 58 वेंटिलेटर खराब होने की खबर है। डॉक्टर अभिनव, क्या मेरे मुल्क में वेंटिलेटर की कमी है? क्या बेड की कमी है? वायरस विस्फोट के बाद यह कमी आखिरकार कैसे पूरी की जाएगी? क्या ऑक्सीजन की कमी है? देखिए ऐसा है, मैं बिल्कुल एपॉलिटिकल होकर बात करूंगा एज ए मेडिकल प्रोफेशनल। क्या आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही, बोलें। मेरा कहना ये है, जिस तरीके से जितना नंबर ऑफ केसेस बढ़ गया है,
अभाव वेंटिलेटर का भी है, अभाव ऑक्सीजन का भी है। जिस तरीके से मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिस हालत में पहुंच रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत पड़ रही है। एक एक दो दो दिन में मरीज डिटीरियोरेट कर रहे हैं, पिछली वेव से ज्यादा खतरनाक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कंडीशन हम ग्राउंड लेवल पे कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और आगे भी और होने वाली है। मैंने पिछली बार भी कहा था जब 1-1 लाख केसेस आ रहे थे कि अगर ये 3 से 4 गुना बढ़ गए आने वाले समय में तो आपका हेल्थ स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। जैसे आपने आंकड़े दिखाए, वेंटिलेटर अगर आ भी गए हैं तो उनको चलाने वाले भी ट्रेंड होने चाहिए। ये भी हमें पहले से ही इस चीज के लिए तैयारी रख लेनी चाहिए थी। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, इन सबको पहले से ही इस चीज के लिए ट्रेन कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमारी कंट्री में पहले ही डॉक्टर पेशेंट रेशो इतना चरमराया हुआ है कि हमें और डॉक्टर्स की जरूरत है, हमें और नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, हमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सबकी जरूरत है। जैसे आपने बताया दिल्ली में ही सिर्फ 83 वेंटिलेटर पड़े हैं, पर डेली की ही मौतें उस नंबर से ज्यादा हो रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जरूरत आगे हमें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की पड़ेगी और स्टाफ की पड़ेगी। और जिस तरीके से हम रोज मरीजों को हॉस्पिटल में देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बिल्कुल भी अच्छे हालात नहीं है, ये बिगड़ेंगे ही। अभी मेरे को अगले 2 हफ्ते 4 हफ्ते तक ये हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं दोबारा से आपके पास में आता हूं, लेकिन इस बीच वैक्सीन से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसी महीने मिलने वाली है भारत को तीसरी वैक्सीन। रशिया में भारत के राजदूत बी वेंकटेश ने दावा किया है रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली डोज भारत को मिलेगी और बहुत जल्दी मिलने जा रही है। यानी कोविशील्ड कोवैक्सीन के बाद भारत को जल्दी ही थर्ड वैक्सीन भी मिलने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीन डोज की कमी कैसे पूरी की जाएगी। रशिया में भारत के राजदूत बी वेंकटेश ने यह बड़ा दावा किया है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की पहली डोज इसी महीने भारत को मिलनी शुरू हो सकती है। लेकिन इस बीच कोरोना का अटैक है जो पूरी दुनिया में सबसे तेज भारत में ही है। और भारत में सबसे तेज संक्रमण कैसे फैलता जा रहा है, भारत और अमेरिका की हमने रिसर्च निकाली और हमें क्या पता चला, अब आप ये देखें। क्या है ना, भारत में 1 से 2 लाख केसेस होने में 20 दिन का समय लग रहा है, लेकिन अमेरिका में भारत के मुकाबले 1 से 2 लाख केसेस यानी केसेस डबलिंग में जो दिन सामने आ रहे हैं वो 29 दिन में केस डबल हो जा रहा है। तो ऐसे में भारत में क्या ये कहा जाए कि नया कोरोना कातिल है? जी हां, नया कोरोना कातिल है। क्यों है, अब आप ये देखें। फेफड़े ज्यादा तेज संक्रमित हो रहे हैं, आंखों में संक्रमण, पेट संक्रमित, इन्फेक्शन रेट तेज, ट्रांसमिशन रेट तेज, म्यूटेशन भी बहुत तेज, कान पर भी अटैक, 1 मिनट में संक्रमण, खतरनाक वेरिएंट, आंख पर भी अटैक, हाइब्रिड कोरोना है, दोबारा होने का खतरा ज्यादा है, आंख पर अटैक कर रहा है, दिल पर खतरा बहुत ज्यादा है। आपकी सेहत से जुड़ी यह खबर है। कोरोना की लहर फेफड़े पर कितना कहर है ये भी हम आपको आगे ये दिखाएंगे कि पहला सीटी स्कैन, दूसरा सीटी स्कैन और तीसरे सीटी स्कैन में संक्रमण कैसे कैसे आया है, एक एक करके आप देखें। हमने एक पूरी रिसर्च की, हमने एक पूरी केस स्टडी की, पूरे देश में ही अलग अलग डॉक्टर से हमने बात की है, अलग अलग हॉस्पिटल से हमने संपर्क किया, तो हमें यह पता चला कि 3 सीटी स्कैन का एक सैंपल हमने लिया। अब पहला सीटी स्कैन फर्ज कीजिए कि आज किया गया, इसमें फेफड़े में संक्रमण मिला जो कोरोना संक्रमित है 6%। हमने 4 दिन के बाद एक और सीटी स्कैन इसी मरीज का उठाया, पता यह चला कि 4 दिन के बाद 6% से यह इन्फेक्शन रेट 45% हो गई। लेकिन फिर 7 दिन के बाद थर्ड एक और सीटी स्कैन किया गया और पता यह चलता है संक्रमण की दर फेफड़े में 70% ज्यादा तेज हो गई है। और यही एक वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि नया कोरोना कातिल है। हम यही इंफोग्राफिक ठीक हेडलाइन के बाद फिर लेकर के आएंगे और डॉक्टर अभिनव भनोट के साथ में बातचीत करेंगे। यही इंफोग्राफिक ठीक 10:30 बजे फिर आपके सामने आएगा। आपकी सेहत से जुड़ी बड़ी खबर है। हम हेडलाइंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर से डिबेट को ओपन करेंगे। थोड़ी देर पहले हमने आपको यह दिखाया था ना कि फेफड़े में संक्रमण कितनी तेजी के साथ में फैल रहा है। क्यों हम ये कह रहे हैं कि कोरोना की ये जो वेव है, कहीं पर चौथी लहर कही जा रही है, कहीं पर सेकेंड वेव कही जा रही है, ये लहर बहुत किलर है। एक बार फिर से आपको रिकॉल करते हैं कि हमने किस तरह से एक मेडिकल रिसर्च हमने इकट्ठा की। पहला सीटी स्कैन कोरोना संक्रमित का जो कराया गया 6% इन्फेक्शन, दूसरा कराया गया 4 दिन के बाद 45% संक्रमण और तीसरा कराया गया 7 दिन के बाद, तो पता ये चला 70% इन्फेक्शन की रेट है। डॉक्टर अभिनव, क्या मैं ठीक मेरी रिसर्च कह रही है? मेरा पहला सवाल। और साथ ही ये जानना चाहूंगा कि अगर संक्रमण की दर इतनी ज्यादा तेज है तो क्या ये कहना ठीक होगा कि हां अभी वाला जो कोरोना है किलर है और यही एक वजह है कि हाथ पांव फूले ही नहीं है बल्कि हाथ पांव खड़े कर दिए हैं कई डॉक्टर्स ने भी? बिल्कुल, आपकी रिसर्च बिल्कुल ठीक है। मैं शुरू से यही कह रहा हूँ, ये इस बार का कोरोना का जो वेरिएंट है वो पिछली बार से बहुत ज्यादा घातक है।
और हाथ पैर हमारे सबके फूले हुए हैं। जिस तरीके से मरीज आ रहे हैं और दवाइयां नहीं मिल रही हैं, पेशेंट डिटीरियोरेट कर रहे हैं, पेशेंट को रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, पेशेंट को अन्य दवाइयां नहीं मिल रही हैं। हाँ। मार्केट से ठीक है। हॉस्पिटल पेशेंट की अटेंडेंस मिल रही है, तो ये बड़ी डॉक्टर अभिनव, आपने जिस रेमडेसिविर की बात की है, हम कुंभ का कोरोना कनेक्शन बाद में दिखाएंगे। हम अभी रेमडेसिविर को लेकर के भी हमारे पास में कई जानकारियां हैं। जिस रेमडेसिविर की बात की है डॉक्टर अभिनव ने, अपनी बात जल्दी पूरी करें, उसके बाद हम मेडिको रिसर्च रूम में लेकर के जाएंगे। डॉक्टर अभिनव, जल्दी अपनी बात पूरी करें। मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि रेमडेसिविर नहीं मिल रही है और दवाइयां नहीं मिल रही है, पेशेंट हमें वक्त नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से पिछले दूसरे हफ्ते में बीमारी बिगड़ती थी, हर दूसरे तीसरे दिन में, तीसरे चौथे दिन में पेशेंट काफी डिटीरियोरेट कर रहे हैं और हमारे पास दवाइयों की कमी हो रही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि स्थिति मेरे हिसाब से जिस रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वेंटिलेटर को भी लेकर के खबर दिखाई, मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर को भी लेकर के खबर दिखाई है, मैं हॉस्पिटल के बेड की भी बात कर रहा हूं, अब रेमडेसिविर पर भी बात आ गई है। कई जगह ये कहा जा रहा है कि कई लोग रेमडेसिविर लेकर के रख ले रहे हैं, कई लोग कालाबाजारी करने में लगे हैं, कई लोग उसे ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं। ये रेमडेसिविर है क्या, एक एक करके आप जाने। एंटीवायरल दवा जो कथित तौर पर वायरस के बढ़ने को रोकती है। 2009 में अमेरिका में हेपेटाइटिस सी का इलाज करने के लिए इसे बनाया गया। 2014 तक इस पर रिसर्च चली, इबोला के इलाज में इस्तेमाल किया गया। रेमडेसिविर का इस्तेमाल बाद में मर्स और सार्स के इलाज में हुआ। रेमडेसिविर शरीर में वायरस फैलाने वाले एंजाइम को काबू करता है। यूएस रेगुलेटर ने रेमडेसिविर को कोरोना के इलाज के लिए मंजूरी दी थी और यूएस एफडीए ने 28 अक्टूबर 2020 को रेमडेसिविर की मंजूरी दी। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप जब यूएस प्रेसिडेंट थे, इन्फेक्ट हुए, उन्हें भी रेमडेसिविर दी गई थी। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है, क्या वाकई में रेमडेसिविर इफेक्टिव है, काम करती है या फिर नहीं? इसे लेकर के डॉक्टर्स का क्या कहना है, अब आप ये देखें। कोविड रिकवरी टाइम को 5 दिन के लिए घटाता है रेमडेसिविर। गिलीड साइंसेस का ये डेटा बताता है बिल्कुल क्लियर। 50 से अधिक देश कोविड के इलाज में रेमडेसिविर का इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं। इसके अलावा जब आप अगले इंफॉर्मेशन पर जाते हैं, डब्ल्यूएचओ ने यह कहा है जानलेवा हालात पर रेमडेसिविर का कोई असर नहीं है। यह डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया है। रेमडेसिविर के साइड इफेक्ट हैं, लिवर एंजाइम का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इस तरह के भी केसेस आए हैं। एलर्जिक रिएक्शन के भी केसेस हैं, हार्ट रेट में बदलाव की शिकायत भी रहती है, बुखार जैसे साइड इफेक्ट भी रेमडेसिविर के बारे में बताए जाते हैं। सांस लेने में दिक्कत, आंखों के आसपास सूजन जैसे साइड इफेक्ट भी बताते हैं कि इसकी इफेक्टिवनेस तो कहीं कहीं दिख जाती है, लेकिन साथ ही साथ खतरा भी है। मैं वीरेंद्र बब्बर जी के पास एक बार फिर से चलता हूं, इससे पहले कि मैं ये दिखाऊं कि भारत में रेमडेसिविर के कितने ब्रांड्स हैं। वीरेंद्र बब्बर जी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, रेमडेसिविर की भी कमी, क्यों? तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई? देखिए राशिद जी, मैं एक बात पहले भी कही, अब भी आपसे एक बात कह रहा हूं, जब बात करेंगे तो फिर दूर तक जाएगी। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र आदरणीय प्रवक्ता ने भी ये कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी था। आप बताइए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या आप चुनाव को रोक सकते थे समय पूरा होने के बाद? अगर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता तो उन प्रदेशों के अंदर जिन राजनीतिक दलों की सरकारें थी, क्या वो उसे आसानी से स्वीकार कर लेते? क्या लोकतंत्र में, क्या हमारे संविधान में ऐसी कोई इमरजेंसी प्रक्रिया के अंदर कोई इसके अंतर्गत कोई नया ऐसा कानून बनाया गया कि अगर ऐसी परिस्थितियां हो तो क्या होना चाहिए? क्योंकि कानून का उल्लंघन ना हो, संविधान का उल्लंघन ना हो, इसलिए चुनाव करवाने जरूरी थे। ये मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को जवाब देने की बात थी। दूसरी बात, वो बार बार एक बात कह रहे थे कि हम जो दवा को जो है एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी कोई चीज होती हैं, वो केवल हमारे देश के लिए नहीं, सभी देशों के लिए मायने रखती हैं। और जहां तक बात है रेमडेसिविर की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, या बाकी दवाओं या वेंटिलेटर की, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर कहता हूं, मैं देख रहा था किस प्रकार से वेंटिलेटर दिए गए परंतु इस्तेमाल नहीं हुआ। और राज्य सरकार ने क्या, कोई भी ऐसा जो यहाँ हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, क्या बता सकते हैं कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से समय रहते डिमांड की हो कि हमें इस प्रकार से चीजें चाहिए? बार बार कहने के बावजूद अभी हमारे पिछली बार भी जब लॉकडाउन लगाया था, पिछली बार 500 लोगों की डेथ के बाद लॉकडाउन लग गया था, उस समय भी राहुल गांधी शोर मचाते थे कि लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि इसका इलाज लॉकडाउन ही है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, ये इतना सेंसिटिव विषय है, हर व्यक्ति के जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ विषय है। अगर इलाज लॉकडाउन ही है तो क्यों नहीं संपूर्ण लॉकडाउन दोबारा से लगा देते? संपूर्ण लॉकडाउन में इतना इंतजार क्यों किया जा रहा है? वीरेंद्र बब्बर जी, सवाल यही पैदा होता है ना कि फिर इतना इंतजार क्यों किया जाता है? इस बीच एक और रिसर्च
भारत, चूंकि रेमडेसिविर की हम बात कर रहे थे, डॉक्टर अभिनव भनोट, उसके बाद आपके पास आऊंगा। रेमडेसिविर के कितने ब्रांड हैं, ब्रांड की कीमत क्या है, अब आप ये भी देख लें। एक एक हर छोटी बड़ी जानकारी आपको इंडिया न्यूज देगा। रेमडेसिविर का ब्रांड नंबर 1 डॉक्टर रेड्डीज, और जिसे नाम दिया गया है रेडिक्स, 5,400 रुपए इसकी कीमत है। हेट्रोड्रग्स कोविफर इसका नाम है, 5400 रुपए कीमत। माइलैन जिसका नाम है डेस्रेम, 4800 रुपए कीमत। जुबिलियंट कंपनी, जुबिलियंट जेनरिक्स कंपनी है, जुबीआर के नाम से रेमडेसिविर बनाती है, 4700 रुपए कीमत है। सिप्ला बनाती है सिप्रीमी के नाम से रेमडेसिविर ड्रग, 4000 रुपए कीमत है। जाइडस कैडिला रेमडेक के नाम से बनाती है, 899 रुपए कीमत है। सन फार्मा 4600 रुपए में बनाती है यही रेमडेसिविर दवा। अब सवाल अभिनव भनोट यही पैदा होता है, अलग अलग कंपनी, किसी की रेमडेसिविर 900 रुपए की, किसी की 4500 में, ऐसा क्यों? डॉक्टर भनोट, डॉक्टर भनोट सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए हम डॉक्टर सीमा के पास में चलते हैं। डॉक्टर सीमा, मुझसे बहुत से मेरे मित्र हैं मुंबई वाले, वो ये कहते हैं कि भाई एनसीपी वालों से ये पूछना चाहिए, शिवसेना वालों से पूछना चाहिए, कांग्रेस वालों से पूछना ये चाहिए कि महाराष्ट्र में विस्फोट इसलिए हो गया क्योंकि ये अपनी सरकार बचाने में लगे रहे, ये अपना इकबाल जुटाने में लगे रहे, ये सुशांत केस में अपनी किरकिरी बचाने में लगे रहे, ये ड्रग्स केस में अपनी एम्बेरसमेंट बचाने के लिए लगे रहे, ये वसूली कांड में अपना चेहरा बचाने के लिए लगे रहे, ये अपनी छवि बचाने के लिए लगे रहे। नतीजा ये हुआ कि करोड़ों की जनता आज की तारीख में पिस रही है, करोड़ों की जनता आज की तारीख में बैकुंठ धाम की तरफ टकटकी लगा करके देखती है कि न जाने किसका नंबर आ जाएगा, कतार में न जाने कौन आ जाएगा अगली बार। डॉक्टर सीमा जी, मैं थोड़ा बहुत सुन पाई हूँ, आपको ठीक से आवाज नहीं आ पा रही है मेरे पास। मैंने इतना सुना कि शायद हम अपनी सरकार बचाने में लगे रहे और हमने कुछ काम नहीं किया, तो बड़ा ही दुख होता है अगर इस तरह की बातें आप लोग करते हैं। और जिस समय ये राजनीति का समय नहीं है मेरे ख्याल से, हम लोग पूरे उससे लगे हुए हैं, हर लेवल पे वी आर वर्किंग, चाहे वो आप बेड्स के लिए हो, 15 दिन में डबलिंग ऑफ द बेड्स हो, कोई है जितने भी हॉस्पिटल्स हैं मुंबई के, whether it is a Cooper Hospital or the Seven Hills, or there is a list of hospitals जिसमें बेड्स डबल कर मुझे डेटा नहीं चाहिए, ऑक्सीजन मुझे डेटा नहीं चाहिए, डेटा मेरे पास बहुत है मैम, विश्वास जानिए, डेटा मेरे पास बहुत है। मैंने कहा ना मुझे गारंटी चाहिए जो अभी तक मिली नहीं, मैम डेटा मेरे पास बहुत है मैम। अजय अरोड़ा जी, हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, अजय अरोड़ा जी हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में महाअघाड़ी में आप हैं। अरे मैम रुक जाइए ना, अजय अरोड़ा जी हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में आप भी महाअघाड़ी में हैं, जान बचा लीजिए ना, मराठियों की जान बचा लीजिए, मेरे मुंबई वालों की जान बचा लीजिए, अहमदनगर वालों की जान बचा लीजिए, नागपुर वालों को बचा लीजिए ना। सरकार हैं आप, बिल्कुल आप सरकार हैं, आपका इकबाल है, आपकी चलती है, आपके ऑर्डर चलते हैं, बचा लीजिए ना। राशि जी, जिस प्रकार से आपने हाथ जोड़ के बात की, मैं साधुवाद देता हूँ कि कितने चिंतित हैं आप लोग भी, और जितने चिंतित राशि जी आप हैं उससे ज्यादा चिंतित हम हैं। कल ही प्रधानमंत्री से वहां के मुख्यमंत्री जी ने बोला महाराष्ट्र के कि हमें ऑक्सीजन दे दो, हमें दवाइयां दे दो। हम इतने चिंतित हैं, हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं बार बार, हम इतने चिंतित हैं, सरकार को गुहार के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, जहां जहां तक सरकार से जो भी कहा जा सकता है वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता, भारत की जनता, देश की जनता को बचाया जा सके। हम बिल्कुल सीरियस है इस मामले में, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र की आवाम, महाराष्ट्र में एक मराठी ही नहीं है राशिद भाई, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से भी लोग आते हैं, यहाँ बिहार से भी आते हैं, हमें सभी की चिंता है। 135 करोड़ के देश में अगर महाराष्ट्र में जितनी भी आबादी है और उसमें हर प्रांत के लोगों के लिए हमें चिंता है, और महाराष्ट्र सरकार बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है, और जिस प्रकार से सरकार से बार बार गुहार लगा रही है, इससे अन्यथा न लें। मैं ये नहीं कहूंगा कि वीरेंद्र भगत जी की पार्टी कर रही होती तो आखिरकार शमशान भरे हुए क्यों होते, क्यों शमशान भरे हुए होते? वीरेंद्र बब्बर जी, अगला सवाल आपके पास आए, उससे पहले आप कुंभ को लेकर के एक सवाल करूंगा मैं, कुंभ को लेकर के अजय भाई आता हूं, कुंभ का कोरोना कनेक्शन क्या है ये भी एक बार के लिए समझिए, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो उत्तराखंड की सरकार है ना, इन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी है कि भैया कुंभ में बचना कैसे है। लेकिन हरिद्वार में जानते हैं आप, अब तक 30 साधु संक्रमित हैं, एक की मौत हो गई है, निरंजनी अखाड़े वाले जो कपिल देव हैं। निरंजनी अखाड़े ने 15 दिन पहले कुंभ खत्म करने का ऐलान कर दिया, बाकी अखाड़े भी ऐसा करेंगे क्या? 30 अप्रैल तक चलना है ये कुंभ। अलग अलग अखाड़े में
साधुओं के आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं। 17 अप्रैल से कुंभ के साधुओं की टेस्टिंग और बढ़ाई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। पिछले 5 दिन में कुंभ से कोरोना के 2167 केस सामने आए हैं। बीते 10 दिन में 70 प्रमुख संतों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। हरिद्वार के कनखल में 10,000 संत और समर्थक ठहरे हुए हैं। निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव का कोरोना से निधन हो गया है। वीरेंद्र बब्बर जी, क्या कुंभ में पाप हो गया? क्या फैसले में गलती हो गई? क्या आकलन में गलती हो गई? स्वीकार करेंगे वीरेंद्र बब्बर जी? देखिए, मैं आपको निश्चित रूप से राशि जी एक बात कहना चाहूंगा, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं निश्चित रूप से। परंतु जब कोई धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ कोई मसला होता है तो उसके अंदर कई बार चाह करके भी सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाती। और जिस प्रकार से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा निरंजनी अखाड़े का, और एक और अखाड़े ने भी कुंभ की समाप्ति की घोषणा की है। और मैं आशा करता हूं परिस्थितियों को देखते हुए, ताकि सबसे पहले जिंदा रहना जरूरी है। धार्मिक भावनाएं अपनी जगह के ऊपर हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं रहती हैं, होनी भी चाहिए। परंतु निश्चित रूप से राज्य सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं और अखाड़ों से भी ये उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से 2 अखाड़ों ने अभी महाकुंभ की घोषणा की है, उनको देखते हुए बाकी अखाड़े भी इसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। वीरेंद्र बब्बर जी, आप अखाड़ों का इंतजार मत कीजिए, सरकार को कहिए कि डिसीजन लें। आपको एक और चीज बताता हूं, उत्तराखंड में कोरोना का कुंभ चल रहा है। कैसे ये जाने आप? 1 महीने के अंदर उत्तराखंड में कोरोना के मामले में 8,814% का इजाफा हुआ है, 8814%। मैं फिर रिपीट करूंगा, 1 महीने के अंदर उत्तराखंड में 8,814% का इजाफा हुआ है। अब तक 30 साधु संक्रमित हैं। 14 से 28 फरवरी 172 संक्रमित मिले थे और अब 15 दिन के अंदर 15,000 से ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। आज की तारीख में 15,333, यानी 8,814% का इजाफा। क्या कर लिया आपने? अखाड़ों का इंतजार मत कीजिए, बंद कराइए ना सब कुछ। मैं आपकी बात को राशिद जी बिल्कुल ऑर्डर करता हूं। बोलिए ना उत्तराखंड के सीएम को इस तरह के बयान ना दें कि गंगा नहाने से कोरोना थोड़ी हो जाएगा। मैं निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूं। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की सरकार के मुख्यमंत्री इस पर विचार करेंगे। परंतु साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा, ये राज्य सरकारों के जो विषय, आप दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, दिल्ली में वीकेंड में तो आपने कर्फ्यू लगा दिए, परंतु वीकली बाजार आपने जारी रखे। अगर वीकेंड पे कर्फ्यू लगाने के बाद भी वीकली बाजार में भीड़ इकट्ठी होगी तो क्या आपको लगता है उससे कोरोना के ऊपर काबू पाया जाएगा? मेरे शो का टाइम ओवर हो गया, लेकिन अजय जी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत जल्दी अजय जी कह लें, आप वाइंड अप करना है मुझे। ये तेरा कोरोना मेरा कोरोना बंद होना चाहिए। हाँ बोलिए राशिद भाई, बिल्कुल ठीक है। ये मेरा कोरोना या तेरा कोरोना, जहां तक आपने उत्तराखंड की बात की, तीरथ सिंह रावत जी को आके कहना चाहिए इस बात को आके, लेकिन वो अपनी पीठ थपथपाते हैं कुंभ को लेके। कुंभ के लिए साधुओं को साधुवाद भी दे रहे हैं। उनको चाहिए कि जान सर्वोप्रिय है, तो जान की रक्षा के लिए तीरथ सिंह रावत को आगे आना चाहिए। ठीक है, आप तीनों ही मेहमानों का, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, वो चाहे नेता हो, तेरा कोरोना मेरा कोरोना ना करें। आम जनता हो, तेरा कोरोना मेरा कोरोना नहीं होना चाहिए। रमजान की भीड़ अगर जुटती है तो तेरा कोरोना मेरा कोरोना नहीं चलेगा। कुंभ में अगर साधु संत जुटते हैं और संक्रमित हो जाते हैं, और उत्तराखंड में अगर 8,000% से भी ज्यादा मामला में उछाला जाता है, तो तेरा कोरोना मेरा कोरोना नहीं चलेगा। ये कोरोना कातिल है। ये कोरोना मजहब नहीं देखता, जगह नहीं देखता, राज्य नहीं देखता, सरकार नहीं देखता, जाति नहीं देखता, वर्ग नहीं देखता, धर्म नहीं देखता। और इसीलिए ये तेरा कोरोना मेरा कोरोना बंद होना चाहिए। बात होनी चाहिए अस्पताल की, बात होनी चाहिए बेड की, बात होनी चाहिए वेंटिलेटर की, बात होनी चाहिए रेमडेसिविर की, बात होनी चाहिए रिकवरी रेट में इजाफे की और कोरोना से निजात की। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।